हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? मजे में ना? मजे में ही रहना चाहिए। आई एम सुशांत, योर फिजिक्स टीचर। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इंडियाज बिगेस्ट डायनामिक एंड लवेबल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, दैट इज फिजिक्स वाला। आई होप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। एग्जाम जो है अभी सामने आ गई है ना? ऑलमोस्ट आपके सामने दिख रही है एग्जाम। कि सर अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो मुझे ना सबके सामने क्या दिख रहा है? अक्टूबर दिख रहा है। उसके बाद सर नवंबर दिख रहा है, फिर दिसंबर दिख रहा है, जनवरी दिख रही है और बाद में मुझे सर एग्जाम दिख रहा है ना? तो थोड़ा सा पढ़ते चलो, ठीक है? मुझे पता है आप पढ़ रहे हो, बट थोड़ा सा पुश करो। हो सकता है कुछ अच्छा रिजल्ट निकला एंड डेफिनेटली आएगा। वो बोलते हैं ना, एक कहावत है हिंदी में कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, है ना? ये वाली चीज तो यही है बेटा। थोड़ा सा पुश करो। अगर आपने 11th पूरा नहीं पढ़ा है, 12th में भी अभी आधे से ज़्यादा टाइम निकल गया है, ठीक है? तो अगर जितना भी टाइम है उतने टाइम में आपको अच्छा करना है तो थोड़ा सा पुश करो, थोड़ा सा फोकस्ड हो। बाकी ऑल गुड, ठीक है? चलो, आज एकलव्य 2.0 महाराष्ट्र एचएससी 12th बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आज हम एक नया चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक मटेरियल। इसका नाम क्या है बेटा? मैग्नेटिक मटेरियल्स। वैसे चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है? मार्क्स भी इसके ऊपर काफी कम नंबर्स पूछते हैं अपने एग्जाम में। 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, उससे ज्यादा आपको आने वाले हैं नहीं, ठीक है? क्या क्या देखने वाले हैं यहाँ पे? हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, थोड़ा सा। फिर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये देखेंगे, ठीक है? वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर यहाँ पे हम देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसको इसको छोड़ देंगे हम। लोकेशन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, ठीक है, ये भी करेंगे। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स, फिर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये जो चीज है बेटा, इसको बहुत अच्छे से करो। ये जो 6 नंबर का है ना? ये समझ लो 5 स्टार टॉपिक है, इसके ऊपर हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। फिर आएगा मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। थोड़ा सा परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी में मैं आपको डिफरेंस जरूर बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। टेम्परेचर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट होता है। फिर एक हाइस्टेरेसिस कर्व है जिसका डायग्राम आपको पूछा जा सकता है, उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं बताऊंगा। परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड देन योर मैग्नेटिक शील्डिंग। इतने जो टॉपिक्स हैं हमको यहाँ पे कवर करने हैं। और सभी टॉपिक्स छोटे हैं, 1-2 टॉपिक छोड़ के सभी टॉपिक्स छोटे हैं। यानी क्या बोलेंगे, अगर आप पढ़ भी लेते हो उसको तो समझ में आ जाता है, ऐसा कोई स्ट्रेस लेने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? समोर चलूया अपन का है इंट्रोडक्शन, ठीक है? अब यार एज सच इंट्रोडक्शन में क्या बताना आपको? देखो, आपको पता है क्या कि जो भी मैग्नेट होता है, जैसे अपन ने बचपन में एक बार मैग्नेट पढ़े जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, ठीक है? तो अगर थोड़ा सा मैं 11th में चलूं तो बार मैग्नेट को एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने यहां पे देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था। क्या था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? पी इज इक्वल टू क्या था बेटा? ट्वाइस क्यू एल, है ना? सेम उसी तरीके से यहां पे भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। तो सीधी सी बात है, अगर मान लो कोई भी मैग्नेट है तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है मैग्नेट में। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान में रखिए, उससे ज्यादा वहां पे देखने की जरूरत नहीं है। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में देखने वाले हैं, जैसे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। उनके ऊपर टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट होता है, ये सारी चीज है। अगर आप बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दोगे तो वो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में मैं बस इतना ही बताऊंगा कि इन दिस चैप्टर, ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल सी अबाउट, ठीक है, मेन जो है वो है अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है? जैसे डायमैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, फेरोमैग्नेटिक हो गया, लाइक दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है? और
ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, है ना, ओरिजिन यानी मैग्नेटिज्म का ओरिजिन कहाँ होता है ना वो, एंड ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। बाकी इंट्रो में जो भी आपको छोटी मोटी चीजें बताया वो ध्यान में रखना। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, वैसे यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये ध्यान में लो। जैसे जैसे सामने चलेंगे हम उसको और क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, सो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, हमको हमारे सिलेबस में इसका डेरिवेशन वगैरह एज सच नहीं है, हमको डायरेक्टली फॉर्मूले है। एंड एक बात ध्यान में रखना, जितने भी फॉर्मूलेज यहाँ पे होंगे मैग्नेटिज्म में, वो आपके इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलते जुलते होंगे, ये ध्यान में रखना। जैसे हमने देखा था कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने डाइपोल रख दिया तो उसके ऊपर कितना टॉर्क एक्ट होता है या फिर उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, वो हमने देखा। इन द सेम वे टॉर्क, अगर मैं एक बार मैग्नेट को ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट बोलो या फिर मैग्नेटिक डाइपोल बोलो, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उसके ऊपर टॉर्क कितना एक्ट होगा। तो नाउ यू सी, ये है तुम्हारे बी की डायरेक्शन, बराबर है, एंड दिस इज व्हाट योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अब आप बोलोगे सर आपने तो म्यू कहा था, यहां तो एम है, दोनों इससे किया जाता है। एम जो है वो यूजुअली बार मैग्नेट के लिए पकड़ा जाता है, और जो म्यू जो है वो यूजुअली क्या बोलेंगे हम, ऐसे दो आइसोलेटेड पोल्स होते हैं उसके लिए हम बोलते हैं। अल्टरनेटली आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर डीप में जाना चाहे तो और अपन जा सकते हैं, लेकिन अपने को उसकी जरूरत नहीं है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम करके बोला गया है, क्योंकि यहां पे हमने क्या लिया है बेटा, बार मैग्नेट लिया है, बराबर है। तो टॉर्क एक्टिंग का फॉर्मूला कितना होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज एम बी साइन थीटा, है ना। अभी क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या होना चाहिए वहां पे, साइन थीटा आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप एम के जगह म्यू भी लिख सकते हो, सामने हम यूज करने ही वाले हैं, नॉट एन इशू। तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना। एम क्या है, मैं वहां पे लिख दूं वेयर एम इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, सामने चलेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बात मैं आपको यहां बता दूं, हमने जब टॉर्क देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो कितना था, याद आ रहा है आपको, वो था P क्रॉस E। P क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो उसी की लाइन में M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हो जो फॉर्मूलेज है वो मिलते जुलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, बस वैसे ही हमको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्टली फॉर्मूला देखना है। सो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, माइनस एम बी कॉस थीटा, या फिर अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, तो यू बी लिख देता हूं मैं, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है एम और बी का, क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी एंड ई, लेकिन माइनस वहां पे रहता था, बराबर है। तो सेम यहां पे क्या आएगा, इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। अब इसके अलग अलग केसेस बनते हैं, है ना, जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है। अब देखो, आप बोलोगे सर डेरिवेशन वहां पे इंटीग्रेशन वगैरह दिया है, देखो इंटीग्रेशन का वही चीज है जो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था, है ना। जो भी स्मॉल वर्क डन होगा वो कितना होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा टॉर्क दैट इज टाउ ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। टॉर्क की जगह क्या लिख देंगे हम, अभी अभी देखा था हमने फॉर्मूला, क्या, एम बी साइन थीटा। उसको आप इंटीग्रेट करोगे आपको कॉस थीटा मिलेगा माइनस वाला, बस वही वैल्यू मैंने वहां पे पुटअप की है और कुछ नहीं किया है ना। तो इसके कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं, देखो जैसे केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो केस 1 क्या बोलता है, जब थीटा 0 होगा तो कॉस 0 कितना होता है, 1।
cos 0 1 हो गया तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, म्यू एम इज इक्वल टू वॉट, माइनस एम बी। अब ये देखो माइनस एम बी यानी ये बहुत कम एनर्जी हो गई। वैसे तो एनर्जी निगेटिव में होती नहीं है ना, पहली बात। लेकिन माइनस एम बी बोले तो कम हो गया एज कंपेयर टू व्हाट, जीरो। और एम बी तो बहुत ही बड़ा हो गया। यानी अगर मैं एक क्रोनोलॉजी की बात करूं या फिर एक असेंडिंग ऑर्डर की बात करूं, तो माइनस, या फिर मैं पकड़ के चलता हूं एम बी जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, एंड विच इज ग्रेटर देन व्हाट, माइनस एम बी, है ना। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कम से कम होगी और सिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबल होगी जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। देखो यहां पे लिखा होगा बार मैग्नेट पजेस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट, बराबर। अब देखो केस टू में क्या होगा, जब थीटा 180 बना देंगे तो कॉस 180 कितना होगा, -1। तो वैल्यू मिलेगी आपको म्यू एम की एम बी। अब वो पॉजिटिव एम बी है यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, एंड दिस इज द व्हाट, मोस्ट अनस्टेबल स्टेट। ये देखो मोस्ट अनस्टेबल स्टेट, जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा अनस्टेबल स्टेट, ठीक है। और यहां पे जो है जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी उतनी मोस्ट स्टेबल स्टेट। और अगर मान लो जब थीटा 90 होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। सो दिस इज द पोजीशन वेयर बार मैग्नेट इज अलाइंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यहां पे ये क्या होगा, पैरेलल होगा, यहां पे क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा, और यहां पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी है यहां पे जीरो रहेगी। तो मोस्ट अनस्टेबल स्टेट और स्टेबल स्टेट के बीच का एनर्जी कब मिलेगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 होगा। कुछ समझ में आया? देखो मैं आपको यहां पे बताता हूं। ये दिख रहा है बार मैग्नेट, बराबर। जब मैं इसको ऐसा रखूंगा सेम, बराबर, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, बराबर। जब मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे दिखा रही है तो समझ लेना ये इस साइड नॉर्थ होता है और इस साइड साउथ होता है। तो देखो ये नॉर्थ वाला साउथ की तरफ जाने की कोशिश करेगा, साउथ नॉर्थ की तरफ। तो जो हमारी नेचुरल पोजीशन है वो कैसे रहेगी, ऐसी। अब इस केस में एम और बी एक ही डायरेक्शन में होंगे, इसलिए यहाँ पे जो एंगल है वो जीरो रहेगा। और जीरो रहेगा तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी, माइनस एम बी, दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। अगर इसको घुमा के आपने एंटी पैरेलल बना दिया यानी 180 डिग्री बना दिया तो मोस्ट अनस्टेबल स्टेट। क्यों? क्योंकि देखो आपने नॉर्थ की तरफ नॉर्थ लेके आए और साउथ की तरफ साउथ लेके आए, तो इसका टेंडेंसी रहेगा कि वापस से अपनी जगह चले आए, बराबर। और अगर मान लो आपने ऐसा बना दिया तो वो 90 डिग्री वाला है। तो आपको वही बता रहा है अलग अलग पोजीशन में कितना एनर्जी स्टोर होता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये हो गई चीज। ये देखो यहां पे आपको ग्राफ दिया है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगुलर पोजीशन। तो जब जीरो है डिग्री तो कितना है, -mb। 90 पे जीरो, और जो आपका 180 है वहां पे mb। तो आप ये जो कर्व है वो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हम एक चीज देखेंगे क्या, कि क्या होगा अगर हम बार मैग्नेट को एक्सटर्नल फील्ड में रखने के बाद उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, और डिस्प्लेस करने के बाद उसको छोड़ देंगे तो वो कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा। याद करो मैंने ऑसिलेशन में आपको बोला था कि एक टॉपिक छूट गया है, शायद आपको याद नहीं हो, वो मैं आपको मॅग्नेटिक मटेरियल्स में कव्हर करा दूंगा, बराबर आहे। म्हणजे काय याच्यामध्ये त्याचं एक्सप्रेशन आता इथे खूप चांगल्या प्रकारे क्लियर होईल। तो कैसा होता है देखो, सपोज करो एक बार मैग्नेट मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दी कुछ इस तरीके से, है ना। अब बोलने का मतलब क्या है, ये आपका बी है, दैट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कहाँ से कहाँ जाती है, नॉर्थ टू साउथ। और अगर मान लो मैं ये इसका ये पकड़ लेता हूँ, दिस पोल इज साउथ एंड दिस पोल इज नॉर्थ, तो नेचुरली इसका टेंडेंसी कैसा रहेगा, ऐसा रहने का रहेगा। इसको मैंने डिस्प्लेस किया यहां से यहां तक, तो मुझे क्या करना पड़ा, वर्डन करना पड़ा, ठीक है। तो वही वर्डन इसमें स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, छोड़ देंगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर इधर आएगा, फिर वापस से इधर आ जाएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा। तो ये कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, दैट इज वॉट योर ऑसिलेटरी मोशन जो है यहां पे ये परफॉर्म करेगा। इज दैट ओके? अब जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है वो कहां से कहां होती है, वो नॉर्थ टू साउथ होती है, बराबर है। तो ये जो भी एंगल बन जा रहा है ये क्या बन जा रहा है, मेरा थीटा बन जा रहा है, बराबर। अब देखो मैंने अपने इसको टॉर्क से यहां पे लाया, तो मेरे दिया हुआ टॉर्क कितना होगा, आई इंटू अल्फा, है ना। मैं यहां पे लिख दू गिवन टॉर्क
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा आई इंटू अल्फा, बराबर है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई, अल्फा यानी क्या होता है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना। ये हमने रोटेशनल डायनामिक्स में देखा है। तो सपोज करो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब जितना आप ये टॉर्क दोगे उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क, वो जो अपन मैग्नेटिक फील्ड में उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं वो अप्लाई करेगा। तो जो भी रिस्टोरिंग टॉर्क रहेगा वो कितना रहेगा, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। सर माइनस का बरं लिहिलं, कारण तो अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असतो म्हणून। ये देखो ये दिया हुआ और अपोज करने वाला रिस्टोरिंग टॉर्क मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। सो दैट इज व्हाट योर एक्सप्रेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करूंगा मैं यहाँ पे, फ्रॉम 1 एंड 2, है ना। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, आई डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू माइनस एम बी इंटू साइन थीटा, है ना। तो अगर मान लो मैं बहुत ही स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करूं फॉर थीटा वेरी स्मॉल, है ना, तो उस केस में क्या हो जाता है साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है। सो आई डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर विल बी इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा, है ना। अब इस आई को उधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई इंटू वॉट थीटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी आपका एक्सलरेशन होगा दैट इज व्हाट निगेटिव टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। यही तो क्राइटेरिया होता है फॉर व्हाट हमारे ऑसिलेशन के लिए, है ना। वहां पे क्या होता था, जो भी हमारा अल्फा आता था, है ना, मैं ऐसा लिख दूं यहां पे, ठीक है। सो ये हो गया एक्सप्रेशन। अब एक समझ लो आपकी जो भी मेरा फॉर ऑसिलेशन, मैं आपको पता है फॉर ऑसिलेशन, है ना, हमने देखा था कि डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता था माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। तो अगर हम इन दोनों को रेफर करें, देखो डी स्क्वेयर थीटा, सॉरी ये डी स्क्वेयर एक्स था, डी स्क्वेयर थीटा नहीं था, डी स्क्वेयर एक्स, क्योंकि ये लीनियर की बात कर रहे हैं, अपॉन डी टी स्क्वेयर, बराबर है। तो अगर इन दोनों को आप इक्वेट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर यानी एंगुलर एक्सलरेशन, यहाँ पे लीनियर एक्सलरेशन, यहाँ पे थीटा है यहाँ पे एक्स है, तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये इज इक्वल टू दिस। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख दूं 3 एंड 4, है ना, ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन और ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। किधर गया, है ना, क्या हो जाएगा, जो भी हमारा ओमेगा स्क्वायर है वो बन जाएगा तुम्हारा एम बी बाई आई, बराबर। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ एम बी बाई आई। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का क्या फॉर्मूला बनेगा, यस, क्या क्या फॉर्मूला बनेगा हमको पता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, बराबर। तो टी इज इक्वल टू हो जाता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो देयरफॉर टी इज इक्वल्स 2 पाई ओमेगा, यानी क्या हो जाएगा, रिवर्स में जा रहे हैं तो आई अपॉन एम बी, है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड। सेम आपको उतारना है अगर आपको एग्जाम में पूछेगा क्या कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन, है ना, ऑफ ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा उतारना पड़ेगा, फाइन। सो ये चीज हमारे टेक्स्ट बुक में दी है, हमने यहां पे कवर कर दिया है। अब चलेंगे ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में, है ना। तो आपने सुना होगा बेटा क्या कि मैग्नेटिक जो डायपोल्स होते हैं उसको कभी कट करके हम अलग नहीं कर सकते। नॉर्थ आणि साऊथ कधीच तुम्ही वेगळे नाही करू शकत। एक तुम्ही बार मॅग्नेट घेतलं आणि त्याला कट करत गेलं तर छोट्यातला छोटा पीसला सुद्धा नॉर्थ आणि साउथ पोल असणारच, बराबर। तो अगर ऐसे करते करते हम एटम पे चले गए तो इसका मतलब क्या है, एटम को भी क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर अगर सभी एटम को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है,
बराबर है। तो फिर सभी इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स है सब मैग्नेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता ये मैं आपको सामने बताऊंगा। हाल फिलहाल में ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल की बात करूंगा, क्या कि अगर ऐसा कट करते करते हम एटम तक चले जाए, तो एटम में जो हमारा इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है ना, वही मेन रीजन होता है कि हमारा वहां पे मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को बनना या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का बनना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म लाइज इन द सर्कुलेटिंग चार्जेस, है ना, लाइज इन द सर्कुलेटिंग चार्जेस विद इन एटम, है ना, एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर है, तो उसके वजह से ही जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो आती है। ठीक है, और वो ही हमको एज ए प्रॉपर्टी करके दिखाई देती है, बराबर है। सो इसको मैं सामने कुछ ऐसा एक्सटेंड करूंगा कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अगर मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन के घूमने के वजह से उसमें जो भी वो सर्कुलर लूप में घूम रहा है, उस वो एक करंट कैरिंग लूप करके बिहेव करेगा, और करंट कैरिंग अगर लूप बिहेव करेगा तो उसको नॉर्थ और साउथ पोल होता है। यूजुअली एक मैं बात आपको यहां पे बता दूं कि जब भी एक करंट कैरिंग लूप होता है तो उसको एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। याद करो, हमने पिछले लेक्चर में देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में, क्या देखा था हमने कि भैया जब भी कभी एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो वो अपने आजू बाजू क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सर्कुलर लूप भी अपने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है बेटा, क्रिएट करती है, बराबर है। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है तो उसको हम एज ए डाइपोल करके इमेजिन कर सकते हैं। तो डाइपोल कैसे होगा, देखो मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लो एक ऐसा आपने लूप ले लिया, है ना, लूप ले लिया, और अगर मान लो वहां पे जो करंट जा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आपने क्या करना है ना, फिंगर उस करंट के डायरेक्शन में कर करना है, और राइट थंब ऐसा अपर साइड में स्ट्रेच करना है। तो जो आपका अपर साइड रहेगा वो नॉर्थ बनेगा, और जो निचला वाला साइड है वो क्या बनेगा, साउथ बनेगा। देखो मैं आपको बताता हूं, origin of a magnetism lies in the circulating charges within atom. Okay, as we know, there is, एक मिनट मैं थोड़ा ऐसा कर लेता हूं तो वो सही रहेगा। ठीक है, वो समझने के लिए इजी जाएगा आपको। कैसा, पहला, एज वी नो करंट कैरिंग लूप, है ना, जो एक करंट कैरिंग लूप होता है बिहेव्स एज, और एज वी नो करंट कैरिंग लूप हैव, मैं ऐसा लिख देता हूं, करंट कैरिंग लूप हैव मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कितना होता है वो करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम इज इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू ए। फिर आई क्या है, करंट, और ए क्या है, एरिया ऑफ दैट लूप, है ना। एज वी नो करंट कैरिंग लूप हैव मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ओके, behaves as
करंट कैरिंग लूप। ओके, हेंस इट हैज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और मैं सीधा सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। बराबर, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं कि हेंस वी कैन से origin of magnetism lies in the circulating charges inside atom, lies in the circulating, okay, charges inside atoms। ठीक है, इतना हमने ध्यान में रखना है। बराबर है। ओके, यहां पे मैं लिख देता हूं कैसे। तो दो लूप मैंने यहाँ पे बना दिए, एक में क्लॉकवाइज डालूंगा, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज डालूंगा। यानी ऐसा ये क्या हो गया तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, और ये ऐसा जो हो गया क्या हो गया क्लॉकवाइज। तो मैंने फिंगल कर्ड करी, ऊपर में यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉर्थ, और इधर क्या आ जाएगा साउथ, इसमें यहाँ पे अपोजिट साउथ और ये नॉर्थ। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब अगर मैंने कहा है कि यार देर इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विथ व्हाट द करंट कैरिंग लूप, एंड इफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम revolving around the nucleus and hence it is behaves as the current loop, then it must have the magnetic dipole moment। अब कैसा देखो, यूजुअली हमको जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात होती है जब किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पे दो डाइपोल मोमेंट होता है, एक होता है ऑर्बिटल और दूसरा होता है स्पिन। हमको यहाँ पे ऑर्बिटल के बारे में बोला है तो हम उसी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो भी m ऑर्बिटल होता है दैट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ये होता है I इंटू ए। आई क्या है करंट, ए क्या है दिस एरिया ऑफ द लूप। अगर ये सर्कुलर लूप है तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। आई का वैल्यू हम ऐसा लिख सकते हैं E अपॉन टी, बराबर है इंटू वॉट ए। अब ए का वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा आपका पाई, और जो भी रेडियस रहेगा इंटू आर स्क्वायर। इज दैट ओके। टी को हम ओमेगा के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, यानी ओमेगा ऊपर जाएगा इंटू आपका पाई आर स्क्वायर, तो है ही है बराबर। अब ओमेगा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं वी बाई आर लिख सकता हूं, तो ई वी 2 पाई आर इंटू वॉट पाई आर स्क्वायर। नाउ दिस पाई पाई यहां पे कैंसिल हो जाएगा, ये एक आर और ये एक आंसर कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा यहां पे, सॉरी क्या आंसर मिलेगा आपको यहां पे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू ई वी आर अपॉन 2। ई क्या है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड आर इज व्हाट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, दैट्स इट। तो ये है हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसको लिखते वक्त आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लेट द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in a circular loop having radius r, electron has the charge e, and let it is moving with the velocity v। Fine, then ये फॉर्मूले से शुरुआत करेंगे, यहां तक लिखेंगे, बाद में लिख देंगे कि दिस इज व्हाट द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। फाइन। अब ये देखो जो मैंने आपको कहा था कि अब अगर इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है तो फिर
सभी जो एलिमेंट्स है दैट मस्ट बी बिहेव्ड एज व्हाट द मैग्नेटिक डाइपोल। तो फिर सभी क्या बोलेंगे हम सब्सटेंस में या फिर एलिमेंट में क्या होना चाहिए, आपका मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी होना चाहिए. परंतु असं नसतं, काही बिहेव करतात काही बिहेव नाही करत. त्याचं रिझन आहे पेअर्ड ऑर्बिटल पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स आणि अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. हे तुम्हाला केमिस्ट्रीमध्ये झालेलं असेल है ना, एस एस पी एस पी एस डी पी एस जे काही आहे तुमचं है ना, जे ऑर्बिट्स असतात ते ह्या प्रकारे असतात आणि त्याच्यामध्ये जी भराई असते ती अशा प्रकारची असते. बरोबर आहे. तो अगर मान लो मैं कोई भी एक ये ले लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ऐसा होता है ना एस एस पी एस पी एस एस डी पी एस एस डी पी एस डी पी एस ऐसा कुछ होता है जहां तक मुझे पता है. ठीक है. तो अगर मान लो उसके आउटर मोस्ट शेल में या फिर आउटर मोस्ट शेल में छोड़ दो, अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो भी एटम है, तो वो बिहेव करेगा वॉच मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी उसमें होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. अदरवाइज इसका इससे कैंसिल होगा, इसका इससे कैंसिल होगा. अभी इसको कैंसिल करने वाला कोई है नहीं, तो आपको वहां पे डाइपोल मोमेंट मिल जाएंगी, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिल जाएंगी. देखो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये है, इग्नोरिंग इनर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड जस्ट कंसिडरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना. कंप्लीटली फिल्ड वालों को इग्नोर करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बस देखेंगे. तो देर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ सिमिलर मैनर स्टडी आयरन जिंक, ये आप थोड़ा सा देख लेना. तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिससे हमको क्या मिल जाएगा, दैट इज व्हाट योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है. अब मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये चीज क्या होती है. देखो मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जो भी हमारा मैग्नेटाइजेशन होता है वो होता है नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम. यानी अगर मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से एक मटेरियल है और उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स है ना. फॉर एग्जाम्पल M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है. सबका एडिशन करूंगा कितना होगा, एम नेट डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम करूंगा, क्या मिलेगा मुझे, मैग्नेटाइजेशन, है ना. तो सीधी सी बात है, मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, कि सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट हैविंग वॉल्यूम V, और ये ऐसे करते करते ये है आपका M1, ये है आपका M2, ये है आपका M3, कहाँ तक आ गया, सपोज करो Mn तक आ गया. तो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी आपकी, M नेट हो जाएगी. बराबर. तो व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन is nothing but magnetic dipole moment per unit volume. है ना. तो कैपिटल M इज इक्वल्स स्मॉल m नेट अपॉन V, ये आप लिख सकते हो व्हाट, फॉर योर मैग्नेटाइजेशन, है ना. सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट व्हाट, योर मैग्नेटाइजेशन. ठीक है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. और ऐसा यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. इसको थोड़ा सा आप एक बार देख लो. अब चलेंगे हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी, है ना. मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैसी होती है, क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे. ठीक है. अब ये क्या चीज है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या चीज है, मैं आपको यहां पे बता देता हूं. तो सपोज करो कि आपने एक सोलेनॉइड लिया. ठीक है. या फिर एक, उसके पहले मैं ऐसा एक एक मैग्नेटिक मटेरियल ले लेता हूं. ठीक है. और मैंने क्या किया, सोलेनॉइड जो है वो थोड़ा सा उसके ऊपर वाउंड कर दिया कुछ इस तरीके से.
है ना। तो अब इस सोलेनॉइड जो है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और ये जो मटेरियल है उसके वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो सोलेनॉइड की वजह से मान लो हो रहा है आपका बी नॉट, ठीक है, और इस मटेरियल की वजह से हो रहा है मान लो आपका बी एम। तो जो भी यहाँ पे नेट होगा, है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगी यहाँ पे बी, वो होती है कितनी, बी नॉट प्लस बी एम। बेसिकली हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको हम एच भी बोलते हैं, तो एच का फॉर्मूला सीधा होता है एच इज इक्वल टू कितना, एन इंटू आई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड आई इज द करंट, दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। लेकिन इसको थोड़ा सा फॉर्मूले के केस में हम लेके आएंगे। तो जो भी हमारा यहाँ पे बी नॉट है ना, वो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा। और ये जो बी एम होता है ये होता है आपका म्यू नॉट इंटू एम, है ना, वेयर एम इज व्हाट, मैग्नेटाइजेशन। तो जितना मैग्नेटाइजेशन होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू हो जाता है आपका बी नॉट प्लस बी एम। लेट्स सॉल्व इट, कितना हो रहा है, म्यू नॉट एन आई प्लस म्यू नॉट एम। अभी अभी बताया था एन आई इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो दिस इज म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम। ये क्या हो गया तुम्हारा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब जो है यहाँ पे हम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे पुटअप करेंगे। सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, अच्छा कर दिया मैंने पहले ही, ठीक है। सो म्यू नॉट बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा, एच प्लस एम। तो देयरफॉर एच इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम, ठीक है। तो ये चीज आ गई आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब और एक फॉर्मूला ध्यान में रखना, m इज इक्वल टू होता है ना, ये जो भी हमारा मैग्नेटाइजेशन होता है वो m जो है उसको हम ससेप्टिबिलिटी के फॉर्म में ला सकते हैं। ससेप्टिबिलिटी यानी क्या, ची, है ना। m को कौन से फॉर्म में ला सकते हैं हम, ससेप्टिबिलिटी के फॉर्म में ला सकते हैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट, ची। तो m और मैग्नेटिक इंटेंसिटी h में क्या फॉर्मूला आता है, m इज इक्वल टू ची इंटू एच। दिस इज वेयर ची इज व्हाट, योर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या चीज होती है कि कितना जो वो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो सकता है। तो यही वैल्यू जो है हम इस एक्सप्रेशन में पुटअप कर लेते। तो B इज इक्वल टू क्या मिलता है मुझे, म्यू नॉट इन ब्रैकेट H प्लस ची इंटू एच, बराबर है। देयरफॉर B इज इक्वल टू म्यू नॉट H बाहर निकालता हूं, इन ब्रैकेट क्या रहता है, 1 प्लस ची। तो देयरफॉर B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। सो म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस ची। ये भी फॉर्मूला ध्यान में रखना, सिंस 1 प्लस ची इज इक्वल टू म्यू आर। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, क्यों, क्योंकि बेटा इसके ऊपर सीटी पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं ये वाले रिलेशंस पे, ठीक है। सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। सो दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर व्हाट, योर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, दैट विल बी सफिशिएंट। अब आता है परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी। तो वैसे तो सिलेबस में हमको ऐसा कोई एसएच लिखने की जरूरत नहीं है। परमिएबिलिटी म्यू नॉट, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। अभी एप्सिलॉन नॉट के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कितना मटेरियल अपने अंदर या फिर कोई भी जो मीडियम है वो अपने अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करने दे सकता है या फिर अपने अंदर से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाने दे सकता है, उसे क्या बोलेंगे हम, दैट इज परमिटिविटी। इन द सेम वे जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाने देगा खुद से, दैट इज व्हाट, इट्स परमिएबिलिटी। सरळशी गोष्ट आहे, एखादी कुठलाही मटेरियल जो आहे तो आपल्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा मॅग्नेटिक फील्ड किती इस्टॅब्लिश होऊ देऊ शकतो, आपल्या अंदरून किती इलेक्ट्रिक किंवा मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स जाऊ देऊ शकतो, त्याच्यावर डिपेंड असते तुमची काय, परमिएबिलिटी। आता म्यू नॉट आणि एप्सिलॉन नॉट इज द ॲब्सोल्यूट परमिएबिलिटी अँड परमिटिविटी, म्हणजे ही एअरची असते। एवढं तुम्ही लक्षात ठेवा, एक ओरली, बाकी काही त्याच्यामध्ये करायची आवश्यकता नाही। हे बघा मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिली आहे बऱ्याचशा गोष्टींची, ठीक आहे। डायमॅग्नेटिक सबस्टन्स, पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्स तुम्ही बघू शकता। डायमॅग्नेटिक सबस्टन्सची जे ची आहे ते मायनस असते म्हणजे ससेप्टिबिलिटी, पॅराची कशी असते प्लस, है ना, आणि फेरोची त्याच्यापेक्षा जास्त असणार।
आता चालूया आपण मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल, है ना. तर एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डमध्ये आपण मटेरियल ठेवल्यावर ते जसे बिहेव करतात त्याच्या बेसिसवर मॅग्नेटिक मटेरियल 3 याच्यामध्ये कॅटेगराईज केलं जाऊ शकते. पहिला डायमॅग्नेटिक, दुसरा पॅरामॅग्नेटिक आणि तिसरा फेरोमॅग्नेटिक. याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की जेही ससेप्टिबिलिटी आहे ते निगेटिव्ह डायमॅग्नेटिकसाठी असते, पॅरामॅग्नेटिकसाठी पॉझिटिव्ह पण लहान, है ना, 0 to 10⁻³ आणि फेरोसाठी तर खूप जास्त असते. तर हा टेबल थोडंसं लक्षात ठेवा, तुम्हाला फायदा होईल त्याचा. आता डायमॅग्नेटिझम किंवा डायमॅग्नेटिक सबस्टन्सबद्दल बोलायचं झालं तर त्याच्यामध्ये कम्प्लिटली फील्ड काय असणार आहे, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठलीही मॅग्नेटिक फील्ड तुम्हाला मिळणार नाही आहे, है ना. यानी जो पूरे इलेक्ट्रॉन्स शेल जो होंगे वो दोनों इससे भरे होंगे, तो कोई भी आपको वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी. जब इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये कहां से कहां मूव होगा, स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट मूव होगा, है ना. तो बेसिकली ये क्या होगा, रिपेल्ड. एखादी मॅग्नेट दुसऱ्या मॅग्नेटकडे जवळ येतो तर तो वीकर पार्ट, याची जी फील्ड आहे वीकर, ते दूर असणार आहे ना, जवळ काय असणार आहे, स्ट्रॉंग. तर दुरून जवळ येत आहे म्हणजे तो काय होता, अट्रॅक्ट. मग स्ट्रॉंगर कडून वीकरकडे जात आहे म्हणजे काय, रिपेल, है ना. हे लक्षात ठेवायचं. नेट मॅग्नेटिक मोमेंट किती असणार आहे, 0, है ना, कारण त्याच्यामध्ये काही असतच नाही. त्यानंतर जेव्हा याला आपण एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवतो तेव्हा ती एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड रिड्यूस करते, है ना, इट रिड्युसेस मॅग्नेटिक फील्ड. आत्ता आपण बघितलं एक मटेरियल त्याच्यामध्ये ठेवलं तर त्याच्यामध्ये जो बी होता नेट तो B0 + BM होता, म्हणजे त्यांनी मॅग्नेटिक फील्ड वाढवली. हे काय करतंय, कमी करताय. ठीक आहे. सो द लिक्विड इज पुश्ड इन द आर्म विच इज आउटसाइड. इथे लिक्विड पाहिजे, है ना. समजा एखाद डायमॅग्नेटिक लिक्विड आहे आणि त्याला जर तुम्ही मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवताय, बरोबर, तर जो आर्म म्हणजे यूट्यूब असेल ना यूट्यूब म्हणजे जिथे तुम्ही पाहताय मला ते नाही, हा सपोज करा यूट्यूब आहे आणि सपोज करा मॅग्नेटिक फील्ड इकडे आणि याच्या खाली आहे, बरोबर. तर जोही हा डायमॅग्नेटिक लिक्विड आहे तो कुणाकडे जाण्याचा प्रयत्न करेल, मॅग्नेटिक फील्डच्या बाहेर म्हणजे इकडे. आलं लक्षात. देन इट अलाइन्स इटसेल्फ इन द डायरेक्शन परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ दी मॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजे एखादी तुम्ही डायमॅग्नेटिक रॉड जर ठेवलं मॅग्नेटिक फील्डमध्ये तर तो असं पॅरल नाही राहील, परपेंडिक्युलर राहील, जर अशी मॅग्नेटिक फील्ड असेल तर. ओके. एक्झाम्पल कॉपर, गोल्ड, बिस्मथ, वॉटर, वूड, प्लास्टिक सगळं तुम्हाला इथे दिलेलं आहे. हे बघा, क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रॉट इन द मॅग्नेटिक फील्ड. जे तुम्हाला सांगितले तेच. आता सपोज करा हे तुमचं मॅग्नेटिक फील्ड आहे ह्या साईडला, बरोबर आहे. तर ए बघा याच्यामध्ये हा अँटी क्लॉकवाईज चालला, बी बघा क्लॉकवाईज चाललाय, है ना. तर ते डिपेंड करेल की जेव्हा तुम्ही इलेक्ट्रॉनला, म्हणजे इलेक्ट्रॉन सपोज करा असा मूव्ह होतोय आणि त्याला मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवलं तर तुम्हाला माहितीच आहे त्याच्यावर एक फोर्स ऍक्ट होतो, सायक्लोट्रॉन मोशन आठवा, तुम्हाला त्याच्यामध्ये आयडिया मिळेल. ठीक आहे. डायमॅग्नेटिक सबस्टन्स इन द युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. बघा स्वतःमधून फार कमी मॅग्नेटिक फील्ड लाईन जाऊ देतोय तो, है ना. आणि इथे काय त्याचं नॉर्थ आणि साऊथ बद्दल थोडंफार बोललाय, बट इट्स ओके, काही प्रॉब्लेम नाही याच्यामध्ये. पॅरामॅग्नेटिकमध्ये काय बघा, नॉट कम्प्लिटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, म्हणजे त्याच्यामध्ये अनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट आहे आणि त्याच्यामुळे याच्यामध्ये एक मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी येणार, बरोबर. इट मूव्ह फ्रॉम वीकर पार्ट टू स्ट्रॉंगर. याच्या आधीचा कुठून कुठे मूव्ह होत होता, स्ट्रॉंगर टू वीकर. आता हा काय होणार, अट्रॅक्टेड, बरोबर आहे. नेट मॅग्नेटिक मोमेंट इज 0 ड्यू टू थर्मल ॲजिटेशन. आता बघा डायमॅग्नेटिक सबस्टेंसेसमध्ये मॅग्नेटिक डायपोलस नहोते, इसमें होंगे लेकिन रैंडमली ओरिएंटेड होंगे. जैसे हमने देखो डायइलेक्ट्रिक एंड डायइलेक्ट्रिक्स अँड इलेक्ट्रिक पोलरायझेशन हा आपण एक कन्सेप्ट बघितलं होतं इलेक्ट्रोस्टॅटिक्समध्ये. त्याच्यामध्ये बघा पोलर आणि नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक्स बघितले होते. पोलर डायइलेक्ट्रिक्समध्ये डायपोल्स असतात पण रँडमली अरेंज असतात. अगदी त्याच प्रकारे इथे सुद्धा याला मॅग्नेटिक मोमेंट असतं पण रँडमली अरेंज असतं, त्याच्यामुळे नेट मॅग्नेटिक मोमेंट जे आहे ते किती असते, 0. ठीक आहे. लिक्विड जे आहे ते जिथे फील्ड असेल तिकडे जाईल कारण ते अट्रॅक्ट होते. हा पॅरल एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डला स्वतःला अलाइन करते, म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड जर अशी असेल तर तो सुद्धा असा अलाइन होतो. डायमॅग्नेटिक कसा होत होता, परपेंडिक्युलर. एक्झाम्पल मॅग्नेशियम, लिथियम, मॉलिब्डेनम, टँटलम, ऑक्सिजन एक्सेट्रा. हे बघा इथे दिलं आहे. युजली पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्सेसमध्ये जे डायपोल्स असतात ते रँडमली अरेंज असतात. जशी तुम्ही इलेक्ट्रिक फील्ड लावलं, सॉरी मॅग्नेटिक फील्ड लावलं तसं काही काही बघा, हे बघा त्या डायरेक्शनला ओरिएंट झालेत. हे दिसतंय तुम्हाला.
पण काही काही अजून व्हायच्या आहेत आणि अजून वाढवली की पूर्णच्या पूर्ण होऊन जाणार आणि एक नेट डायपोल मोमेंट येणार. हे बघा, स्वतःमधून मॅक्सिमम फील्ड लाईन तो जाऊ देतो. ठीक आहे, आता चालू आपण फेरोमॅग्नेटिझममध्ये. आता फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्सेस जे आहे, बरोबर आहे, ते काय म्हणूया आपण, नॅचरल मॅग्नेट्स आहेत किंवा काय आहेत असं आपण बोलू शकतो. फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्सेसमध्ये काय होतं ना, मी इथे डायरेक्टली तुम्हाला दाखवतो, दॅट विल क्लिअर इट. हे बघा, असे डोमेन्स असतात. हे दिसतंय तुम्हाला डोमेन, म्हणजे फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्सला आपण डोमेन थेरीने काय करतो बेटा, एक्सप्लेन करतो. डोमेन म्हणजे काय, छोट्या छोट्या, आता हा सपोज करा एक तुमचं हे आहे, एक सबस्टन्सेस आहे, एक मटेरियल आहे, बरोबर आहे, तर त्याच्यामध्ये हे जे छोटे छोटे जे पार्ट्स आहेत ते काय आहे, त्याचे डोमेन. आता हे डोमेन म्हणजे काय, तर डोमेन म्हणजे हे एकाच डायरेक्शनमध्ये अलाइन असलेले डायपोल्स असतात, है ना. मॅग्नेटिक डायपोल म्हणजे हा जो तुम्हाला इथे एक एवढा एरिया दिसत आहे त्यामध्ये हजारो लाखो तुमचे काय राहणार आहे, मॅग्नेटिक डायपोल्स राहणार आहेत आणि ते एकाच दिशेला अलाइन होणार आहेत, बरोबर. तर एवढ्या पार्टचा इकडे दिशा, एवढ्या पार्टची इकडे दिशा, एवढ्या पार्टची इकडे दिशा, बरोबर. तो इसके वजह से क्या होगा, सब जो डोमेन्स है वो रैंडमली ओरिएंटेड है और क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड है यहां पे भी आपको नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी. लेकिन जब इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सभी डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और आपको वहां पे नेट डाइपोल मोमेंट मिलता है. यहां पे देखो मैंने थोड़ी सी थ्योरी दी है डोमेन थ्योरी में, क्या कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन कॉल्ड एक्सचेंज कपलिंग, है ना. एक्सचेंज कपलिंग म्हणजे काय, एक्सचेंज इंटरॅक्शन बिटवीन नेबरिंग मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स. म्हणजे मी असा आहो तर तुम्ही पण त्याच डायरेक्शनला अलाइन व्हा, असा करता करता एक पर्टिक्युलर एरिया त्या सबस्टन्सचा एका डायरेक्शनला अलाइन होऊन जातो. ठीक आहे. ड्यू टू दिस इंटरॅक्शन स्मॉल रिजन्स आर फॉर्म्ड इन ऑल द atoms having their magnetic moments aligned in the same direction. Such a region is called as what? A domain. And the common direction of magnetic moment is called domain axis. म्हणजे ह्या केसमध्ये डोमेन ऍक्सिस ही झाली, डोमेन ऍक्सिस ही आणि ही इथे अशी झाली, बरोबर. डोमेन साईज कॅन बी अ फ्रॅक्शन ऑफ मिलीमीटर, खूप स्मॉल असतं आणि त्याच्यामध्ये बघा 10 to the power 10 to 10 to the power 17 atoms असतं, बरोबर. द बाउंड्री बिटवीन ऍडजस्टंट डोमेन्स विथ अ डिफरंट ओरिएंटेशन मॅग्नेटिक मुवमेंट इज कॉल्ड एज डोमेन वॉल. म्हणजे हे जे तुम्हाला दिसतंय हे काय आहे, तुमची डोमेन वॉल. मी लिहून घेतो इथे डोमेन वॉल. ठीक आहे, दिस इज व्हॉट युअर डोमेन ऍक्सिस. ठीक आहे. आता सपोज करा तुम्ही याला टेम्परेचर दिलं जास्त, है ना. बाकी फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्स ऑलमोस्ट पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्स सारखंच असतं, है ना. तर मी इथे लिहून घेतोय, फक्त त्याच्या स्ट्रक्चरमध्ये एवढा फरक असते हे लक्षात ठेवायचं. हा, इट हॅज प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर टू पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्सेस. ठीक आहे. इन ॲडिशन टू दॅट इट इज कॅरेक्टराइज बाय डोमेन स्ट्रक्चर असं लिहून घेतो. इट इज कॅरेक्टराइज्ड बाय डोमेन स्ट्रक्चर. ठीक आहे. बाकी डोमेन स्ट्रक्चर काय हे तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलंय मी. ठीक आहे, हे झालं, हे पण झालं. ठीक आहे. आता चालूया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तर तुम्ही जसजसं टेम्परेचर देणार तशी तुम्ही ससेप्टिबिलिटी बघा काय होते, कमी कमी होत जाते. हे बघा, ससेप्टिबिलिटी कमी टेम्परेचरवर काय असते, जास्त असते आणि जसं तुम्ही वाढवताय तसं कमी होत आहे. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, है ना, अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करोगे, देखो ये टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो ससेप्टिबिलिटी कम कम होते जा रही है. तो एक टेम्परेचर पे आके क्या हो जाता है, वो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो डोमेन स्ट्रक्चर है वो कोलॅप्स हो जाता है आणि ते पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्स सारखे बिहेव करायला लागेल. त्या टेम्परेचरला म्हणायचं आपण क्युरी टेम्परेचर. तो टेम्परेचर ॲट विच
the domain structure of the ferromagnetic substance get collapsed and it behaves as the paramagnetic substance, that is called as what? Your Curie temperature. ज्या टेम्परेचरवर फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्सेसचे डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होतात आणि ते बिहेव करतात ॲज अ वॉट पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्सेस, त्या टेम्परेचरला म्हणायचं क्युरी टेम्परेचर. आता मी इथे तुम्हाला लिहून देणार नाही, तुम्ही एकदा बघून घेणार. मी तुम्हाला डायरेक्ट फॉर्म्युला लिहून देतो. ससेप्टिबिलिटी जी आहे ते अशी काही चेंज होते, C/T - TC है ना. तर ज्यावेळी TC होऊन जाणार तर ससेप्टिबिलिटी काय होऊन जाणार आहे तुमची? 0 होऊन जाणार आहे, बरोबर. तर हा फॉर्म्युला थोडंसं लक्षात ठेवायचा है ना. एनिथिंग अपॉन 0 है ना, दॅट इज कॅनॉट डिफाईन्ड है ना. 0 अपॉन एनिथिंग इज 0, बरोबर. तर ह्या प्रकारची आपण ससेप्टिबिलिटी पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह जास्त कमी हे होत राहते. तुम्हाला माहिती आहे फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्ससाठी जास्त असतं, पॅरासाठी कमी असते पण पॉझिटिव्ह असते, आणि जर तो डायमध्ये गेला तर निगेटिव्ह. बस काम खतम. ठीक आहे, हे तुम्हाला क्युरी टेम्परेचर दिलेले आहेत वेगळ्या वेगळ्या मटेरियलचे. हायस्टेरेसिस सिंपल आहे, काही नाही. बघा, मॅग्नेटिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक इंटेंसिटीच्या मधलातला हा एक कर्व आहे. शुरुआत में मान लो हमने क्या किया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर इंटेंसिटी जो है वो बढ़ाते गए, तो उसी वे में ये आपका बी जो है वो बढ़ते जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक. उस पॉइंट के बाद आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना भी बढ़ाओ, फील्ड जो डेवलप हुई है वो इतनी ही रहेगी. उसको बोलते हैं वो पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट. अब मैंने क्या किया, जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है उसको कम किया, तो ये जो है वापस अपने जगह आने की कोशिश करता है. लेकिन जब ये पॉइंट रीच होता है, जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स 0 हो जाता है, तब भी उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, बराबर. अगर मान लो वो जो भी फील्ड डेवलप है उसकी 0 करना पड़ेगा, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा. तो इस पॉइंट पे क्या हो जा रही है, वापस आती है तब 0 हो जाती है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम कोअर्सिटिविटी. फिर उसको हम और निगेटिव डायरेक्शन में लेके जाते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं. तो ऐसा करते करते उसकी निगेटिव डायरेक्शन में जो फील्ड है वो डेवलप होते जाती है, लेकिन वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक. उसको भी बोलते हैं सैचुरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन. फिर सेम उसको हम जब पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाते थे, कभी ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो जब ये 0 हो जाता है तब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन की वो 0 नहीं होती, वो रह जाती है. तो इस केस में ये भी क्या हो जाता है, तुम्हारा रिटेन कर लेता है स्ट्रक्चर. इसको और वापस लेके जाओ, है ना, थोड़ा सा पॉजिटिव में, तब जाके आपको यहाँ पे 0 मिलेगा. इसको फिर और आप सामने लेके जाओ तो वही चीज मिलेगी. तो ये लूप जो है ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है. इसको बोलते हैं हायस्टेरेसिस लूप, और आय कॅन से द सायकल. याच्यामध्ये तुम्हाला एवढं सांगण्यात आलं आहे की एखादी मटेरियलला तुम्ही मॅग्नेटायझिंग फोर्समध्ये ठेवलं आणि तुम्ही ते वाढवलं तर तो मॅग्नेटाइज होईल, म्हणजे त्याची मॅग्नेटिक फील्ड डेव्हलप होईल. पण जेव्हा तो मॅग्नेटायझिंग फोर्स तुम्ही काढून घेता तेव्हा त्याची पूर्णच्या पूर्ण मॅग्नेटिक फील्ड नाही निघणार. जे राहून जाणार त्याला म्हणायचं रिटेंटिव्हिटी. सॅच्युरेशन तर तुम्हाला कळलं असेल. मग जर ती पूर्ण मॅग्नेटिक फील्ड 0 करायची असेल तर मला निगेटिव्ह डायरेक्शनमध्ये जाऊन ते 0 करावं लागतं, त्याला म्हणतात कोअर्सिटिव्हिटी. बाकी हे निगेटिव्ह डायरेक्शनचं आहे आणि सिंपल आहे. ज्या शब्दात सांगितलंय त्या शब्दात तुम्हाला लिहायचं आहे. युजली डायग्राम विचारतात एक्झाममध्ये. परमानंट मॅग्नेट अँड इलेक्ट्रोमॅग्नेट. ओके, काय म्हटलं मी? परमानंट मॅग्नेट अँड इलेक्ट्रोमॅग्नेट काय असतं? सॉफ्ट आयरन हॅव्हिंग लार्ज परमिएबिलिटी लार्ज असेल, स्मॉल अमाऊंट ऑफ रिटेनिंग मॅग्नेटायझेशन असेल, म्हणजे मॅग्नेटायझेशन तो रिटेन करून ठेवणार नाही. मॅग्नेटाइज केला तर मॅग्नेटाइज होईल, काढलं तर 0 होईल. त्याच्याहून आपण बनवतो इलेक्ट्रोमॅग्नेट. काही नाही, जे तुम्हाला आता मी सोलेनॉइड सांगितलं त्याच्या अंदर आपण काय ठेवलं, एक मटेरियल ठेवलं. तुम्ही जेवढा जास्त करंट फ्लो कराल तेवढा काय होणार, त्याच्या अंदरची मॅग्नेटिक फील्ड वाढेल. कशाच्या? सोलेनॉइडची. तो उसके वजह से उसके अंदर जो भी मटेरियल है तो वो भी बढ़ेगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड है ना, यानी उसका भी इंक्रीज होगा. अब जब मैं निकाल दूंगा तो वो रिटेन नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि देखो हमने हाइस्टेरेसिस लूप में देखा था कि जब मैं निकाल लूंगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स में 0 कर दूंगा तो वापस आते वक्त मुझे ये चीज 0 नहीं मिलेगी, ये चीज 0 नहीं मिलेगी, वो मुझे कुछ ना कुछ रिटेन की हुई मिलेगी. तो ये रिटेंटिविटी नहीं चाहिए, है ना. तो यूजुअली जो हमारे इलेक्ट्रिक बेल्स होते हैं, लाउड स्पीकर होते हैं, ब्रेकर्स, इन सारी चीजों में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है.
लास्ट टॉपिक, मैग्नेटिक शील्डिंग। अभी अभी आपने देखा कि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा पास होती है। तो अगर मान लो हमने एक हॉलो शेल लिया, यानी स्पीयर लिया, हमने हॉलो लिया, और उसको अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, तो यूजुअली जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो कहां से जाएंगे? उसके सॉलिड पोर्शन से जाएंगे। जो हॉलो पोर्शन है उससे नहीं जाएगा। तो जो भी हॉलो पोर्शन रहेगा, दैट इज व्हाट? शील्डेड एरिया। एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? द मैग्नेटिक शील्डिंग। तो यहां पे कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल crowded in the area where there is what? The magnetic materials, or I can say the paramagnetic or the ferromagnetic materials, diamagnetic तो नहीं. So the space inside that will act as what? Magnetic shielding. Fine. So that is all about today. Fine. आज हम यहाँ पे रुक जाएंगे. Fine. And this is the simple small pretty chapter. थोड़ा सा इसको देखो, फॉर्मूले बहुत कम है. जो हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी है और m इज इक्वल टू EVR/2 है, इन दोनों फॉर्मूले पे ही पूछे तो क्वेश्चन पूछते, वरना वो भी नहीं पूछते. ठीक है. सो कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड बाय बाय.